दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि किसी सिविल मुकदमे में हम पहली सुनवाई में ही स्टे कैसे प्राप्त करें। दोस्तों अक्सर आदमी सिविल मुकदमा तब दाखिल करता है जब उसको उस मुकदमे में ऐसा आभास होने लगता है कि ये प्रॉपर्टी या जो वादग्रस्त संपत्ति है ये हमारे हाथ से निकल जाएगी, कोई व्यक्ति इस पर कब्जा कर लेगा या हमसे छीन लेगा या हमें डिस्पोजेस कर देगा, वहां से निकाल देगा। तब ऐसी स्थिति में लोग न्यायालय का सहारा लेते हैं, लेकिन न्यायालय में अगर उनको पहली सुनवाई में स्टे नहीं मिलता है तो उनको एक ऐसी क्षति होती है कि हो सकता है कि उनको जो अपोजिट पार्टी है माने प्रतिवादी गण हैं वो उससे निकाल दें या उस पर जबरन कब्जा कर लें। अगर स्टे नहीं मिलता है तो जबरन कब्जा हो सकता है और वो कब्जा पुलिस या कोई ऐसे शरारती तत्वों के माध्यम से करवाया जा सकता है जिसके विरोध में आप न्यायालय गए हुए हैं। तो दोस्तों आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हम कैसे पहली सुनवाई में ही हमारे मुकदमे में क्या क्या एलिमेंट हों, हमारी प्रॉपर्टी में या हमारा जो केस है उसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें उपलब्ध हों जिनसे हम पहली सुनवाई में ही अपना स्टे प्राप्त कर लें। दोस्तों स्टे का मुकदमा स्टे लेने के लिए आप किसी भी वाद में, चाहे वो आपका पार्टीशन सूट हो, चाहे आपका परमानेंट इंजंक्शन का दावा हो माने स्थायी निषेधाज्ञा का, चाहे वो कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड हो, तो जब हम दावे के साथ में आदेश 39 नियम 1 व 2 की एप्लीकेशन देते हैं, अर्थात हम एक प्रार्थना पत्र देते हैं जिसको स्टे एप्लीकेशन कहते हैं। ये सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश 39 नियम 1 व 2 के अंतर्गत दी जाती है कि दौरान सुनवाई वाद प्रतिवादी गण को रोक दिया जावे कि प्रतिवादी गण इस वादगत संपत्ति पर ना तो वादी के कब्जे में कोई व्यवधान उत्पन्न करें और ना ही इनको डिस्पोजेस करें। और साथ ही साथ अगर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का मुकदमा है माने आप किसी बैनामे को या रजिस्ट्री को या वसीयत को या एग्रीमेंट को निरस्त कराना चाहते हैं तो उसके निरस्तीकरण के साथ साथ ये भी कोर्ट से मांगा जाता है कि जब तक ये मुकदमा चले तब तक जो विपक्षी हैं या प्रतिवादी गण हैं या आपकी अपोजिट पार्टी हैं उनको रोक दिया जाए कि वो इस विक्रय पत्र के या एग्रीमेंट के आधार पर कोई नया एग्रीमेंट ना करें और ना ही ये लैंड बेचें, ना ही ये मकान बेचें और ना ही इस पर कोई ऋण या भार उत्पन्न करें। पता चला उसने 2 करोड़ का लोन करवा लिया, आप मुकदमे लड़ते रह गए, बाद में आप बैंक को पार्टी बनाएं और भी प्रक्रिया लंबी बढ़ेगी। तो दोस्तों ऐसे मुकदमों में जब ये मांगा जाता है न्यायालय से कि इसमें हमें स्टे दे दिया जाए, तब हमें 3 चीजें प्रमुखता से देखनी होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 प्रथम दृष्टया वाद, नंबर 2 सुविधा का संतुलन और नंबर 3 अपूर्णनीय क्षति। दोस्तों प्रथम दृष्टया वाद का अर्थ है कि आप उस जो प्रॉपर्टी है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, वो मकान हो सकता है या कोई जमीन हो सकती है या कोई अन्य वस्तु हो सकती है, उस प्रॉपर्टी के मालिक कैसे हैं, आप उसके मालिक हैं, आपको कैसे वो सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी आपको कैसे प्राप्त हुई है ये देखना जरूरी है। आप सबसे पहले उसको साबित करें कि मेरे पूर्वजों को या मुझे इस तरह से ये प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर हाँ उसका एक और चीज विशेष है कि आपको प्रॉपर्टी प्राप्त होने के बाद क्या उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो चूंकि आपको प्रॉपर्टी मिली तो सबसे पहले प्रॉपर्टी मिलने के बाद आपने उसको राजस्व अभिलेखों में उसका अपना नाम अंकित करा दिया है। क्योंकि बैनामा होते समय एक बात लिखी जाती है, बैनामे में आप कोई भी बैनामा देखना उसमें लिखा जाता है कि मैं विक्रेता इतनी इतनी रकम लेने के बाद अपना कब्जा व दखल अपनी ही भांति क्रेता को करा दिया हूं और इनको ये अधिकार देता हूं कि ये राजस्व अभिलेखों में अपना नाम अंकित करा ले मेरे स्थान पर और जैसे चाहे उसका उपभोग करें। वो चाहे वहां मकान बनावे और कंस्ट्रक्शन करें या एग्रीकल्चर लैंड में जो भी चाहे फसलें करें, उसमें कोई शर्त नहीं लगाई जाती है। तो दोस्तों जब रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज होता है तो उसको भी कोर्ट के सामने लाना चाहिए कि हमने ये प्रॉपर्टी परचेज की थी, इसके बाद ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज है। और अगर वो मकान है तो वहां की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें आपका नाम दर्ज होना चाहिए। उस मकान को आप टैक्स दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, उसका भी विवरण आप दें। आप वहां पर हाउस टैक्स के अलावा बिजली का कनेक्शन लगाए हुए हैं
माने ये बातें साबित करेंगी कि आप उस जगह के मालिक हैं, किराएदार नहीं हैं, लाइसेंसी नहीं हैं, या आप इलीगल तरीके से वहां ट्रेसपासर नहीं है, माने अतिचारी नहीं है। अतिचारी का मतलब है जबरदस्ती किसी प्रॉपर्टी में घुस जाना उसके मालिक की मर्जी के बिना और वहां बने रहना, तो आप ट्रेसपासर होते हैं। और ट्रेसपासर को न्यायालय से कोई रेमेडी स्टे की नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप प्रथम दृष्टया वाद साबित करें कि ये जो मामला है, ये जो प्रॉपर्टी है, मैं इसका ऑनर हूं। फिर इसके बाद में आता है सुविधा का संतुलन। दोस्तों, संतुलन का मतलब होता है कि ये देखा जाए कि किस व्यक्ति को अगर ये प्रॉपर्टी मिल रही है, कौन व्यक्ति इस पर पोजीशन में है। तो अगर आप उस प्रॉपर्टी पर पोजीशन में हैं, तो आपके जो विपक्षी हैं, प्रतिवादीगण हैं, उनके विरुद्ध स्टे दे दिया जाना न्यायोचित रहेगा। तो आप सबसे पहले ये कहें कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, मालिक के आधार पर हमारा नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज है, और उस मालिकाना हक के आधार पर मैं इस प्रॉपर्टी पर काबिज हूं, और उस कब्जे का भी आप प्रमाण वहां साबित करें। दोस्तों, कब्जे का प्रमाण साबित करने के लिए या तो आपके पास कोई ऐसा लेटर हो, ऐसा प्रमाण हो जिससे यह प्रमाणित हो रहा हो कि आपका वहां पर कब्जा है। अगर नहीं है तो आप, ऐसा कोई लेटर ना होने पर, आप आदेश 39 नियम 7 के अंतर्गत एक और प्रार्थना पत्र दें कि उस जगह का मौके पर तुरंत सर्वे करा लिया जाए, माने निरीक्षण करा लिया जाए कि मैं वहां पर इस तरीके से रह रहा हूं और ये काम प्रतिवादीगण कर रहे हैं। तो जैसे ही उस मौके की रिपोर्ट, मौके पर आपके पोजीशन की रिपोर्ट पत्रावली पर सबमिट होती है, तो वो रिकॉर्ड भी आ जाएगा कि आप वहां पोजीशन में हैं। तो जब आपका प्रथम दृष्टया वाद साबित हो रहा है और आप पोजीशन में हैं, तो सुविधा का संतुलन भी आपके पक्ष में है। माने आपको अगर डिस्पोजेस किया जाएगा तो आपको अपूर्णनीय क्षति होगी। तब तीसरा पॉइंट अपूर्णनीय क्षति का आ जाएगा कि अगर हम मालिक हैं, कब्जे में भी हैं, और अगर हमें वहां से हटा दिया जाता है प्रतिवादी गणों के द्वारा और माननीय न्यायालय द्वारा स्टे नहीं दिया जाता है, तो हमें अपूर्णनीय क्षति होगी। जैसे ही आप ये तीनों बातें साबित करेंगे हॉनेबल कोर्ट में, तो हॉनेबल कोर्ट आपको स्टे तत्काल दे देगा। ये उसके विवेक पर निर्भर है। आप ये तीनों बातें चढ़ करके कोर्ट में साबित करिए, उनको पत्रावली पर रिकॉर्ड में लाइए, फिर आपको मजबूरी में कोर्ट स्टे देगा, और स्टे देने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। रिस्पोंडेंट या जो प्रतिवादीगण हैं उनको बुलाया जाएगा, उनको बुलाने के बाद ट्रायल आगे बढ़ेगा। आप अपने एविडेंस देंगे, आप लोगों की गवाही कराएंगे, मौके का निरीक्षण कराएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो देंगे। तब अपोजिट पार्टी माने जो डिफेंडेंट हैं, प्रतिवादीगण हैं, उनको निश्चित रोक दिया जाएगा कि आप इस सूट प्रॉपर्टी पर ना तो कोई कब्जा करेंगे और ना ही इनके कब्जे में कोई हस्तक्षेप करेंगे, और आपको डिक्री प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, ऐसी डिक्री प्राप्त होने के बाद आप उसका एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। अगर अपोजिट पार्टी ने या डिफेंडेंट ने कोई वहां पर निर्माण कर दिया है, कोई और ऐसा हस्तक्षेप कर दिया जिसको हटाना अनिवार्य है, तो आप उस मुकदमे में इसी विधि से जो आपका ऑर्डर हो गया है, डिक्री हो गई है, उस डिक्री का एग्जीक्यूशन करा लीजिएगा। दोस्तों, प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल आगे, चूंकि वो शाश्वत व्यादेश होता है। शाश्वत का मतलब होता है स्थायी रहने वाला, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता रहेगा। एक बार आपके फेवर में डिक्री हो गई तो वो आगे आपकी आगे पीढ़ियों तक काम करेगी। दोस्तों, इस तरह से जो भी मुकदमे हैं जिनमें आप तुरंत स्टे प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये तीन चीजें आप अगर नहीं भी हैं, आपको लग रहा है कोई प्रॉपर्टी हमारी डिस्प्यूट भविष्य में खड़ा हो सकता है, तो ये तैयार कर लें। इनका रिकॉर्ड हमेशा अपने पास रखें। पता नहीं कौन व्यक्ति आपके खिलाफ कोई मुकदमा ले आए, तो आप उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके कम से कम बता तो सकते हैं कि प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इसका ऑनर हूं, और मालिक के खिलाफ कोई स्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है। तो आप इस तरह से कोर्ट से अपने पक्ष में कोई ऑर्डर करा सकते हैं और तुरंत स्टे ले सकते हैं। स्टे लेने के बाद अपोजिट पार्टी अगर उसमें कोई फिर भी ट्रेसपासिंग करती है, उसमें घुसती है, आपको नुकसान पहुंचाती है, तो आप फिर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ऑर्डर 39 रूल 2A के अंतर्गत दाखिल करें और ऐसे व्यक्ति को दंडित कराएं। दोस्तों, मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को जागरूक करना है। अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भेजें। नमस्कार।